नमस्कार बच्चों। आज कक्षा 7वीं के लिए हम हिंदी विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम तीसरे इस पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 7वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है साइकिल की सवारी। साइकिल की सवारी इस पाठ का यह सेशन क्रमांक पहला है। बच्चों, इस पाठ में लेखक ने साइकिल सीखने की अपनी जो इच्छा है उसको प्रकट करते हुए साइकिल सीखने का प्रयास किया है। क्या लेखक अपने इस प्रयास में सफल हो जाते हैं या नहीं, इसे हम विस्तार से इस पाठ के द्वारा समझेंगे। उसके पहले हम सबको पाठ्य पुस्तक निकालना होगा। पाठ्य पुस्तक के द्वारा हम इस पाठ को विस्तार से समझेंगे। चलिए सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालिए। पाठ क्रमांक 7वां, साइकिल की सवारी। भगवान ही जानता है कि जब मैं किसी को साइकिल की सवारी करते या हारमोनियम बजाते देखता हूँ, तब मुझे अपने ऊपर कैसी दया आती है। सोचता हूँ भगवान ने ये दोनों विद्याएं भी खूब बनाई है। एक से समय बचता है तो दूसरे से समय कटता है। मगर तमाशा देखे, हमारे प्रारब्ध में कलयुग की ये दोनों विद्याएं नहीं लिखी है। प्रारब्ध का अर्थ होता है नसीब या भाग्य। न साइकिल चला सकते हैं, न बाजा ही बजा सकते हैं। पता नहीं कब से यह धारणा हमारे मन में बैठ गई है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, मगर ये दोनों काम नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, पाठ के पहले परिच्छेद में ही लेखक ने ऐसी बातें हमें बताने की कोशिश की है कि जिस बातों को हमें लेखक की अतृप्त इच्छा होती है कि उन्हें साइकिल चलाना बहुत मन कर रहा है, साइकिल सीखना वो चाहते हैं, साइकिल की सवारी करना चाहते हैं या फिर हारमोनियम भी बजाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें दोनों ही बातें नहीं आ रही। अब दोनों ही विद्याएं वो आत्मसात करना चाहते हैं, लेकिन अब वो बताते हैं कि इस कलयुग में ये दोनों विद्याएं नहीं वो सीख पाए या उन्हें नहीं आता है। ना ही उन्हें हारमोनियम बजाने आ रहा है और ना ही उनको साइकिल चलाना आ रहा है। अब दोनों का फायदा होता है कि साइकिल के द्वारा क्या होता है, हमारी समय की बचत होती है। हम अगर कहीं पर नज़दीक हमें जाना है, मार्केट में जाना है, अगर कहीं नज़दीक हमें रेलवे स्थानक, बस स्थानक में जाना है, तो इसे साइकिल से हमारा समय बच सकता है। और हारमोनियम के द्वारा हमारा एक छंद होता है या गुण होते हैं, सुप्त गुण उसे हम कहते हैं, कि जिसके द्वारा हम हमारे कुछ समय को व्यस्त बनाकर उसे हम अपने जीवन में एक कौशल्य को आत्मसात कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम सोचते हैं कि हर कोई ज्ञान प्राप्त करने के लिए उचित उम्र या सही समय होना आवश्यक होता है, कि कुछ चीजें जो है वह उसी उम्र में और सही समय पर ही होनी चाहिए। जो ज्ञान हमें ग्रहण करना होता है, जैसे कि अब देखिए, स्कूल में जब हम विद्या ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो उसका एक उचित समय होते है, एक उचित उम्र होती है कि इस उम्र में बच्चों को स्कूल में डाला जाता है। इस उम्र के बच्चे की यहाँ तक कक्षा पास होनी चाहिए, 10वीं कक्षा इस उम्र में होनी चाहिए, 12वीं कक्षा उस उम्र में होनी चाहिए, या कक्षा पहले में एडमिशन करने के लिए बच्चों की ये उम्र होती है। तो हर उम्र में ज्ञान ग्रहण करने का एक उचित समय होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि अगर किसी कारणवश अगर हम ऐसे ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, लेकिन उम्र होने के बावजूद भी अगर हम चाहे तो उस विद्या को ग्रहण कर सकते हैं जो हमें आत्मसात करने का मौका उस समय नहीं मिला था। किसी कारणवश ऐसे हमारे जीवन में हो सकता है कि उस ज्ञान को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कहते हैं ना कि इच्छा जहाँ चाह होती है, जहाँ इच्छा होती है, वहां पर मार्ग होता है। तो उसी प्रकार अगर हमारी इच्छा ज्ञान प्राप्त करने की है, कुछ नई चीजों को सीखने ही की है, तो न ही वहां पर उम्र की बात आ सकती है और न ही वहां पर हम कह सकते हैं, मतलब ज्ञान प्राप्त करने की निश्चित उम्र नहीं होती। सिर्फ हमारी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, उसे प्राप्त करने के लिए हमारे प्रयत्न होने चाहिए, परिश्रम होने चाहिए, कष्ट करने की तैयारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर लेखक यही कहते हैं कि इस कलयुग में ये जो दोनों विद्याएं हैं वो मुझे नहीं आ रहे। अब वो कहते हैं कि नहीं हमें साइकिल चला सकता है और नहीं मैं बाजा बजा सकता है। पता नहीं कब से यह धारणा अर्थात इच्छा मेरे मन में बैठी है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मगर ये दोनों काम नहीं कर सकते। अर्थात लेखक बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, लेकिन वो साइकिल नहीं चला पाते। तो इस बात का कहीं ना कहीं अफसोस उनके मन में हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। शायद 1932 की बात है कि बैठे बैठे ख्याल आया
चलो साइकिल चलाना सीख ले। अब देखिए लेखक कह रहे कि एक ऐसा समय आया था, यहाँ पर उन्होंने साल भी बताया कि उस समय उन्होंने मन में एक अचानक से एक ख्याल आया था कि वो साइकिल अब सीख लेंगे। तो उसका वर्णन यहाँ पर पूरे परिच्छेद में उन्होंने किया है कि किस प्रकार से साइकिल चलाने के लिए उन्होंने क्या क्या प्रयत्न किए, क्या क्या कोशिश की और क्या वो साइकिल चलाने में सफल हुए या असफल हुए, इसका वर्णन वह एक एक पैराग्राफ में हमें करवा रहे हैं। अब उन्होंने 1932 में की बात बताई कि उस समय उनके मन में एक ख्याल आया कि अभी हमें साइकिल चलाना सीखना है। अब वो ख्याल उनके मन में कैसे आया, इसका वर्णन आगे बता रहे हैं कि इसकी शुरुआत यो हुई कि हमारे लड़के ने चुप चुपाते में यह विद्या सीख ली और हमारे सामने से सवार होकर निकलने लगे। अब आपसे क्या कहे कि लज्जा और घृणा से कैसे कैसे ख्याल हमारे मन में उठे। सोचा क्या हम ही जमाने में भर में फिसड्डे रह गए हैं, सारी दुनिया चलाती है, जरा जरा से लड़के चलाते हैं, मूर्ख और गवार भी चलाते हैं, हम तो परमात्मा की कृपा से भी फिर भी पढ़े लिखे हैं, क्या हम ही नहीं चला सकेंगे, आखिर इसमें मुश्किल क्या है। अब देखिए यहाँ पर लेखक कह रहे कि जब उन्होंने देखा कि उनके बेटे को भी साइकिल चलाना आ रहा है और वो सोचते हैं कि साइकिल चलाना कौन सी बड़ी बात है, मूर्ख गवार और जो अनपढ़ लोग होते हैं उन्हें भी तो साइकिल चलाना आता है और ईश्वर की कृपा से तो मैं तो साक्षर हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, तो फिर मैं क्यों नहीं चला सकता है और इसमें मुश्किल ऐसा क्या है। इसलिए वो सोच रहे कि नहीं, जब वो अपने बेटे को साइकिल चलाते हुए देखते तो उनकी यह इच्छा बहुत ही बड़े प्रमाण में जागृत हो जाती है। कूद कर चढ़ गए और ताबड़तोड़ पाँव मारने लगे और जब देखा कि कोई राह में खड़ा है तब टन टन करके घंटी बजा दी, न हटा तो क्रोधपूर्ण आंखों से उसकी तरफ देखते हुए निकल गए। बस यही तो सारा गुण है इस लोहे की सवारी का, कुछ ही दिनों में सीख लेंगे। बस महाराज हमने निश्चय कर लिया है कि चाहे जो हो जाए परवाह नहीं। अब देखिए यहाँ पर लेखक ने अब जब उन्होंने देखा कि उनके बेटे को भी साइकिल चलाना आ रहा है तो उन्होंने दृढ़ निश्चय कर दिया, अब जो भी हो जाए किसी भी प्रकार से वह हाथ पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब वो किसी की परवाह नहीं करेंगे, जो भी हो जाए वो साइकिल चलाना सीखेंगे ही सीखेंगे। दूसरे दिन हमने फटे पुराने कपड़े तलाश किए और उन्हें ले जाकर श्रीमती जी के सामने पटक दिया कि इसकी जरा मरम्मत तो कर दो। श्रीमती जी ने हमारी तरफ अचरज भरी दृष्टि से देखा और कहा, इन कपड़ों में अब जान ही कहाँ है जो मरम्मत करूं, इन्हें तो फेंक दिए थे ना, आप कहाँ से उठा लाए, वही जाकर डाल आइए। अब देखिए उन्होंने तय किया था साइकिल चलाना सीखना है तो उसके लिए पहले उन्होंने अपने घर में जो भी पुराने कपड़े थे, फटे हुए कपड़े थे, उनको तलाशा और अपने पत्नी को जाकर उसको जो फटे हुए कपड़े थे उनको सिलाने के लिए कहा और जो कपड़े पुराने थे उनको धोकर तैयार रखने के लिए कहा। तो उनकी पत्नी जी पहले तो आश्चर्य की दृष्टि से देखती है, उनको पूछती है, ये तो बहुत ही पुराने कपड़े हैं, इसे क्यों लेकर आए, जहाँ पर थे वहां पर रखाओ। हमने मुस्कुराकर श्रीमती जी की तरफ देखा और कहा, तुम हर समय बहस न किया करो, आखिर मैं इन्हें ढूंढ ढांड कर लाया हूँ तो ऐसे ही तो नहीं उठा लाया, कृपा करके इसकी मरम्मत कर डालो। मगर श्रीमती जी बोली, पहले बताओ इनका क्या बनेगा। हम चाहते थे कि घर में किसी को कानों कान खबर न हो और हम साइकिल सवार बन जाए और इसके बाद जब इसके पंडित हो जाए तब एक दिन जहांगीर के मकबरे को जाने का निश्चय करें, घर वालों को तांगे में बिठा दे और कहे, तुम चलो हम दूसरे तांगे में आते हैं। जब वे चले जाए तब, अब देखिए लेखक क्या चाहता था, वो साइकिल जो सीख रहे थे वो सीखने की बात किसी को नहीं बताना चाहते थे क्योंकि वो सबको सरप्राइज देना चाहते थे, वो किसी को कानों कान खबर न हो पाए इसलिए वो पूरा खबरदारी लेना चाहते थे। वो चाहते थे कि अचानक से जहांगीर का मकबरे देखने का निश्चय किया जाए, घर वालों को टांगे में बिठाकर आगे भेज देंगे और वो पीछे खुद साइकिल सवार होकर जाकर उन्हें सरप्राइज दे देंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेखक के द्वारा वर्णन पढ़ते हैं हम। अगले परिच्छेद में लेखक कहते हैं कि साइकिल पर सवार होकर उनको रास्ते में मिले, हमें साइकिल पर सवार देखकर उन लोगों की क्या हालत होगी, हैरान हो जाएंगे, आंखें मल कर देखेंगे कहीं कोई और तो नहीं, परंतु हम गर्दन टेढ़ी करके दूसरी तरफ देखने लग जाएंगे जैसे हमें कुछ मालूम ही नहीं, जैसे यह सवारी हमारे लिए साधारण
बात है। अब देखिए यहाँ पर कवि लेखक जो है वो साइकिल सीखने के लिए बहुत ही उत्सुक हो गए हैं और अब उनकी थोड़ी ज़्यादा उम्र हो गई, इसलिए वो किसी को बताना भी नहीं चाहते थे, खास करके अपने पत्नी को भी नहीं बताना चाह रहे हो। तो उनको अचानक से सरप्राइज देने की बात सोच रहे थे कि सब लोग जब उनको हैरान होकर देखेंगे कि साइकिल चलाना आ रहा है तो वो थोड़ा अपने आप पर थोड़ा गरूर महसूस करेंगे। आगे कहते कि झक मारकर बताना पड़ा कि रोज रोज टांगे का खर्च मारे डालता है, साइकिल चलाना सीखेंगे। अब देखिए जब भी उनको काम पर जाना होता है, कहीं भाग पर जाना होता है तो टांगे से जाना पड़ता था, तो उसका खर्च भी बहुत ज्यादा होता था। इसलिए उन्होंने अपने पत्नी इतने सारे सवाल पूछ रहे थे तो पत्नी से वो कुछ छिपा भी नहीं सकते थे, इसलिए वो अभी कहते हैं कि झक मारकर उसको बताना ही पड़ेगा कि अब वो क्या कर रहे, साइकिल चलाना सीख रहे। श्रीमती जी ने बच्चों को सुलाते हुए हमारी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, मुझे तो आशा नहीं कि आपसे ये बेल मत्थे चढ़ सके। खैर यत्न कर देखे। यत्न का अर्थ क्या होता है? प्रयत्न। मगर इन कपड़ों का क्या बनेगा? हमने जरा रोब से कहा, आखिर बाइसिकल से एक दो बार गिरेंगे या नहीं, और गिरने से कपड़े फटेंगे या नहीं। जो मूर्ख हैं वे नए कपड़ों का नुकसान कर बैठते हैं, जो बुद्धिमान हैं वे पुराने कपड़ों से काम चलाते हैं। अब देखिए यहाँ पर लेखक ने पूरी तैयारी कर ली कि साइकिल चलाते हुए, अब सबको पता है कभी भी नई चीज सीखते समय और अगर वो वाहन होता है तो उसे गिरने के डर होता है। साइकिल हो, बाइसिकल हो या बाइक हो, कुछ भी सीखना हो, 2-3 बार तो गिरते हैं, तो गिरते समय कपड़े खराब हो सकते हैं। इसलिए वो सोचते हैं कि नए कपड़े कौन खराब करेंगे ना, इससे अच्छे कि पुराने कपड़े होंगे, वो खराब भी हो जाएंगे तो उससे कुछ इतना दुख नहीं हो गया है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। मालूम होता है हमारे इस युक्ति का जवाब हमारे स्त्री के पास कोई न था, क्योंकि उन्होंने उसी समय मशीन मंगवाकर उन कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी। तो इस प्रकार उसकी पत्नी तो उनको पहले मना करती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता है कि तुम एक कार्य कर पाओगे, लेकिन अब तुम सोच रहे तो तुम प्रयत्न जरूर करो। और इसलिए वो मशीन मंगवाकर उनके कपड़े को मरम्मत करने के लिए आरंभ कर देते हैं। इधर हमारे बाजार जाकर चंपक के 2 डिब्बे खरीद लिए, जो चोट लगने पर उसका उसी समय इलाज किया जा सके। इसके बाद जाकर एक खुला मैदान तलाश किया ताकि दूसरे दिन से साइकिल की सवारी का अभ्यास किया जा सके। अब देखिए साइकिल चलाने के लिए लेखक ने क्या क्या तैयारी की थी। तो उन्होंने पहले फटे पुराने कपड़े निकाल कर रख दिए, फिर उन्होंने अगर साइकिल चलाते समय चोट लगे इसलिए उन्होंने चंपक के 2 डिब्बे भी खरीद लिए थे, तुरंत उस समय इलाज हो सके। और उसके बाद साइकिल कहाँ पर सीखना पड़ेगा, इसके लिए उन्होंने खुला मैदान की भी तलाश कर दिया था। अब केवल दूसरे दिन जाकर साइकिल चलाने का अभ्यास करना था। अब यह सवाल हमारे सामने था कि अपना उस्ताद किसे बनाए। अब देखिए साइकिल चलाने के लिए कोई तो गुरुजी चाहिए, कोई तो ज्ञानी चाहिए जिसको साइकिल ऑलरेडी आ रहा है। तो उसके लिए कहते कि किसे हम उस्ताद बनाए। इसी उधेड़बुन में मैं बैठे था कि तिवारी लक्ष्मी नारायण आ गए और बोले, क्यों भाई, हो जाए एक बाजी शतरंज की। हमने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं साहब, आज तो जी नहीं चाहता है। क्यों? यदि जी नहीं चाहे तो क्या करे? यदि कहते हमारा गला भर आया। तिवारी जी का दिल पसीज गया। हमारे पास बैठकर बोले, अरे भाई, मामला क्या है? स्त्री से झगड़ा तो नहीं हो गया? अब देखिए यही विचार विमर्श में थे कि हम साइकिल किसके द्वारा सीखे। तो उनके एक दोस्त है, वो वहाँ पर आ जाते हैं और उनका नाम है तिवारी लक्ष्मी नारायण जी। अब वो शतरंज खेलने के लिए आए थे, लेकिन लेखक के मन में साइकिल चलाने की धुन सवार थी और इसीलिए उनको अभी सिखाने वाला कोई गुरुजी नहीं मिल रहा था, इसीलिए वह थोड़ा नर्वस हो जाते हैं और उनके आंखों में जब आंसू आ जाते हैं तो तिवारी लक्ष्मी नारायण थोड़े द्रवित हो जाते हैं और उनको पूछते, क्या मामला है, बता दो, पत्नी के साथ झगड़ा हुआ है क्या? लेखक ने साइकिल चलाने के लिए सारी तैयारी कर ली है। अब केवल उनको साइकिल सिखाने के लिए एक उस्ताद अर्थात गुरुजी की आवश्यकता थी, जो उनके पास नहीं थे। अब उनके मित्र तिवारी लक्ष्मीनारायण उनकी कुछ मदद कर सकते हैं या नहीं, उनकी कुछ सहायता करते या नहीं, या लेखक साइकिल चलाना सीख पाएंगे या नहीं, इसमें कौन कौन सी उनको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, इसका सारा विस्तार से हम अध्ययन करने वाले हैं, लेकिन उसको हम पढ़ेंगे इसके अगले सेशन में। धन्यवाद।